हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस अपने वीडियो में 600 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगले 100 क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। आपने पिछले 3 वीडियो देखे होंगे, उसमें आपको 100 क्वेश्चन कराए गए हैं। लगभग 300 क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। 307 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। इसके बाद हम लोग आगे की क्लास में आगे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनमें से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले सभी एग्ज़ामों में हेल्प करने वाले हैं। जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 में इसका पेपर बहुत जल्द ही दोबारा आएगा। ग्रुप डी में, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, इन सारे क्वेश्चन पेपर में आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पेट का एग्ज़ाम, सीईटी का एग्ज़ाम, यूपीपी के एग्ज़ाम, जहाँ पर भी जिस वनडे एग्ज़ाम में साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में से किसी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस 600 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इतना आप ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए, विश्वास कीजिए और ध्यान से इस वीडियो को पढ़िए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए अच्छे से और तैयार कीजिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। आज की क्वेश्चन तो 360 तक हमारे क्वेश्चन शायद हो गए थे। आज 308 क्वेश्चन से शुरू करते हैं, 308। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि यह है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। मतलब कोई भी तत्व है, कोई भी पदार्थ है हमारे पास, अगर एकाएक उसका रेजिस्टेंस गिरकर 0 हो जाता है, रेजिस्टेंस शून्य हो जाता है, तो इसको अतिचालक बोलते हैं। अतिचालक मतलब उसमें चालकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा चालकता, एकदम से चालकता आ जाती है, तो वे क्या कहलाते हैं, अतिचालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 309 में देखते हैं, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बच्चों बढ़ता है तार की लंबाई खींचने पर। जैसे ये तार है हमारे पास, इसको अगर हम खींचेंगे तो ये तार पतला हो जाएगा। तो पतला होने की वजह से इसका जो एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये कम पड़ जाएगा। एरिया कम होने से या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कम होने के कारण इसका रेजिस्टेंस जो होगा, प्रतिरोध बच्चों बढ़ जाता है। जितना मोटा तार होता है प्रतिरोध उतना ही कम होता है, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है तार को। तो वही बोला जा रहा है कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए, लंबा करने का मतलब वो पतला हो जाएगा। किसी चीज़ को जब हम खींचते हैं तो वो पतली हो जाती है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, बढ़ जाता है। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे देखा गया था कि 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो आर डैश जो होता है वो n स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध होता है। कि 2 गुना किया गया तो 2 का स्क्वायर, 3 गुना किया गया 3 गुना स्क्वायर, 5 गुना किया तो 5 का स्क्वायर। तो इस फार्मूले से नए तार का जो प्रतिरोध निकल के आता है वो हम लोग पता कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 310 दिया गया है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। विद्युत मरकरी, जो मरकरी लैंप बच्चों हमारे पास आता है, इसमें क्या रहता है, तो इसमें क्या होता है, कम दाब पर पारा भरा जाता है, कम दाब पर पारा भरा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है, रेगुलेटर। जो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या करता है कि जो पंखे की गति या पंखे में जाने वाली करंट है, इसका रेगुलेट करता है, करंट को कम ज़्यादा करता है। करंट कम जाएगी तो पंखा धीरे चलेगा, ज़्यादा जाएगी तो तेज़ चलेगा। तो रेगुलेटर बोलते हैं इस चीज़ को, इस उपकरण को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 312 कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने पर चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है। कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसमें आपने अंदर देखा होगा कि 2 तार ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, और इसमें स्प्रिंग लगी होती है बहुत पतली पतली। तो ये स्प्रिंग को हम लोग तंतु या फिलामेंट बोलते हैं। ये टंगस्टन का होता है। और ये तार इनके बारे में पूछा जा रहा है कि तार तो नहीं चमकते हैं, लेकिन ये तंतु क्यों चमकने लगता है। तो इसका आंसर क्या होता है कि तंतु का प्रतिरोध तार की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि जो हमारे पास फिलामेंट रहता है, फिलामेंट का रजिस्ट्रेशन हाई रखा जाता है, हाई रेजिस्टेंस का होता है। इसके कारण ये बहुत तेज़ी से गर्म पड़ता है। जैसे हमारे पास हीटर का वायर होता है, वो नाइक्रोम के तार का होता है, तो हीटर का वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई रखा जाता है। हाई रेजिस्टेंस की वजह से, हाई प्रतिरोध की वजह से उसमें विद्युत ऊर्जा जो होगी
ये ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, इसलिए तार क्या होगा, चमकने लगता है। यहाँ पर फिलामेंट चमकने लगेगा। इनका प्रतिरोध कम होता है तो इनमें करंट अच्छे से बहती है, तो यहाँ पे इतनी विद्युत ऊर्जा हीट एनर्जी में नहीं चेंज होती है। केवल ये फिलामेंट में ही ऐसा होता है, क्योंकि फिलामेंट का रेजिस्ट्रेशन बहुत हाई होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसको ऐसे बना के दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 314, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि होते हैं, आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। तो घरों में पंखे और बल्ब जो लगे होते हैं, जैसे हमारी मेन लाइन है, इसी में से कोई एक समांतर क्रम में लगा रहता है। यहाँ पे मान लो बल्ब लगा हुआ है, फिर इसी में से आगे चल के ऐसे पंखा लगा रहता है, और फिर इसी में आगे चल के कोई दूसरी चीज़ है वो लगी रहती है। तो ये क्रम जो होता है समांतर क्रम कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वस्तुओं का आवेशन किसके रूपांतरण या स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन, कोई भी वस्तु कब आवेशित होती है, किसके स्थानांतरण के कारण। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन, दोस्तों इलेक्ट्रॉन जब किसी चीज़ पे जाता है या किसी चीज़ पे आता है तो कहा जाता है कि वो चीज़ क्या हो गई, आवेशित हो गई। जैसे बचपन में हम लोग स्केल को बालों में रगड़ के फिर थोड़े से कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते थे, टुकड़ा चिपक जाता था। इसका मतलब होता था कि स्केल क्या हो गई, आवेशित हो गई। क्यों आवेशित होती है, क्योंकि स्केल और बालों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है, उसकी वजह से स्केल आवेशित हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 316 में दिया है कि आप कार में जा रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे। बच्चों कार की खिड़कियाँ बंद कर लेंगे और कार में चुपचाप बैठ जाएंगे, क्योंकि कार जो होगा एक बंद डिब्बे की तरह काम करेगा, और इस पर जो करंट गिरेगी वो इसी के चारों तरफ फैली रहेगी। चारों तरफ कांच मतलब कार का जो कवर होगा, पूरा बॉडी होगी, उसी पे फैल जाएगी, ना कि बीच में कोई फर्क पड़ेगा। जैसे वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास खोखला गोला होता है, खोखला गोला, इसमें जब बाहर से हम लोग विद्युत ऊर्जा लगा देते हैं, पूरे पे आवेशित कर देंगे बहुत ज़्यादा, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है इस गोले के अंदर जीरो होता है। E बराबर होता है जीरो। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो। अगर गोले के अंदर कोई चीज़ रखी है या हम बैठे हैं उसके अंदर, तो हमें बिल्कुल भी करंट का आभास नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा आवेश जो होता है वो पृष्ठ पर वितरित रहता है, अंदर नहीं आता है। तो इसी तरह से कार में भी आदमी बैठा होगा तो कार के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा, तो आदमी को कुछ नहीं होगा। बस कार की जो परत होगी, ऊपरा कवर होगा, कार का ढांचा वो खराब होगा, उस पर बिजली गिरेगी। आगे क्वेश्चन आता है कि सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट का पर क्या अंकित होता है। मतलब जो ट्यूबलाइट हमारे पास आती है उसमें कितना के अंकित होता है, तो 6500 के ये अंकित रहता है। दूसरा क्वेश्चन 318 आते हैं, मानव शरीर शुष्क, मानव शरीर मतलब जैसे शुष्क है, के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है। शरीर का मतलब इंसान का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो 106 ओम दिखाया गया है कि एक मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 106 ओम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए परमाणु भट्ठी में अगर जाना जाए कि परमाणु भट्ठी में विद्युत का उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये होता है यूरेनियम। यूरेनियम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, या न्यूक्लियर फ्यूल मतलब परमाणु ईंधन के लिए यूज़ किया जाता है, उसी से बिजली का उत्पादन किया जाता है। वही बोला गया है कि विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते, तो यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है कि माइका, माइका क्या है बच्चे, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। माइका जो होता है दोस्तों, ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। ना ही ऊष्मा चलती है ना ही विद्युत चलता है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 30,000 डिग्री सेल्सियस से 35,000 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये याद रखना है, पूछ सकता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान क्रमशः कितना होता है, 30,000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। कृत्रिम उपग्रह में यहाँ पे कोई तार तो लगा नहीं है, तो सोलर बैटरी रखी जाती है, सौर बैटरी रखी जाती है, वही ऊर्जा का स्रोत होता है।
अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है तो विद्युत मोटर और जनरेटर और अल्टरनेटर जो होता है और क्या होता है डायनमो, ये सब इसका उल्टा होते हैं। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जनरेटर होता है, अल्टरनेटर बोलते हैं, एक छोटा सा आता है, और साथ में ही क्या होता है एक डायनमो। ये सब क्या काम करते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। अगला ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस या फिर रासायनिक सेल। शुष्क सेल जो होते हैं बच्चों, ये रासायनिक सेल होते हैं। रासायनिक सेल, इनके द्वारा क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्त को क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। ये डायोड से बनता है, पिछले वीडियो में भी हमने एक बार बताया था डायोड से। ठीक है, 2 डायोड लगाए जाते हैं रेक्टिफायर में, कभी कभी 4 लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये हमेशा एसी करंट के लिए यूज़ किया जाता है। उपचयन अपचयन का मतलब 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर बताए थे, स्टेप अप और स्टेप डाउन। कि कुछ ट्रांसफर होते हैं जो वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, और कुछ ट्रांसफ़र जो होते हैं ट्रांसफार्मर वो वोल्टेज को घटाने के लिए काम आते हैं। लेकिन हमेशा ये एसी धारा जहाँ पे होगी, एसी वोल्टेज, वहीं पर इसका यूज आएगा। हमेशा एसी वोल्ट का उपचयन और अपचयन करने के लिए, मतलब घटाने और बढ़ाने के लिए, वोल्टता का। क्वेश्चन नंबर 328 दे रखा है कि प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यता प्रयोग होने वाली वस्तु है। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यता प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है, पारा, वाष्प तथा आर्गन। ठीक है, पारा की वाष्प और आर्गन का यूज़ किया जाता है ट्यूबलाइट में। 3 पिन बिजली के प्लग सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। पूछा गया है कि जो हमारे पास प्लग आता है उसमें 3 प्लग होते हैं, 3 पिन होती है, एक सबसे बड़ी पिन होती है। तो सबसे बड़ी पिन को कहाँ पे जोड़ना चाहिए, तो आधार सिरे से। आधार मतलब जिसका अर्थिंग किया गया हो, जो अर्थ से संबंधित हो, उसमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा आवेश जो है वो पृथ्वी में जा सके, इसके लिए 3 पिन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 330, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित सूत्र को क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। ठीक बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से रखेंगे कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित किससे है, कूलाम का नियम। क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ट्यूबलाइट में वे ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। ट्यूबलाइट में जितनी हम ऊर्जा देते हैं बाहर से विद्युत ऊर्जा, इसका कितना % लाइट में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों ये 60 से 70% कन्वर्ट हो जाता है। 332 पे आते हैं कि समान आवेशों में क्या होता है। ये एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर प्लस प्लस के आवेश पास पास में रखे हैं या माइनस माइनस के रखे हैं, तो समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। ये इसको फेंकेगा, ये इसको फेंकेगा, प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इससे जो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। असमान आवेश मतलब प्लस और माइनस, अगर है प्लस और माइनस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आगे आते हैं कि दिया गया तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने तड़ित चालक का प्रयोग किया था। तड़ित चालक मतलब कि जो चालक जो हमें उष्मा से बिजली से, मतलब तड़ित चालक बिजली से भवनों के ऊपर, भवन जो होते हैं बड़े बड़े, उन पर एक चालक लगा दिया जाता है, जिससे आसमान से गिरने वाली बिजली उस चालक के द्वारा पृथ्वी के सतह तक ले जाया जा सके, तो उसको बच्चों तड़ित चालक बोला गया था। ठीक है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरा का पूरा मेरा भरोसा है कि सारे क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। अच्छे से पढ़िए और आगे देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि 334 दिया है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया अगर पूछा जाए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जो ऊपर पढ़ा है। किस चीज़ का तड़ित चालक बना होता है, तो वो तांबे का बना होता है। ठीक बच्चों, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अलग है, मिसप्रिंटिंग है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। और किस चीज़ से बनाया जाता है तड़ित चालक, ये तांबे से बनाया जाता है, क्योंकि तांबा जो होता है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, इसलिए
जल्दी से जल्दी विद्युत को ये चला सकता है, इस कारण तांबे का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 335 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी? तो यूनिट निकालना है तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। वाट कितना है 100, घंटा कितना है 10, दिन है 1 और बटे में 1000। तो यहाँ से काट लेंगे, सब कट पिट जाएगा, बचेगा ओनली नंबर 1। तो एक यूनिट की ऊर्जा जो होगी खत्म हो जाएगी। हमेशा फार्मूला यही लगाते हैं, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। 1000 हमेशा नीचे रखा जाता है। दिया 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? तो पहले हम यूनिट निकालेंगे कि कितने यूनिट खर्च हुआ है। तो 100 वाट का बल्ब जो होगा 10 घंटे जलता है, ठीक है, तो बटे में 1000, वाट गुणे घंटा गुणे बटे 1000, तो एक यूनिट ख़त्म होगा एक दिन में। तो 5 रुपये की एक यूनिट है, ठीक है बच्चों, 5 रुपये की एक यूनिट है, तो 5 यूनिट कितनी हो गई? 5 रुपये की। तो 5 रुपये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा बच्चों विभवांतर नहीं, विद्युत धारा की इकाई है। जो हमारे पास विद्युत धारा आता है, विद्युत धारा, उसको हम किलोवाट घंटा में नापते हैं, ठीक। विद्युत धारा बिजली की मापन की इकाई होती है किलोवाट घंटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट, कितना वाट है, वाटेज, वाटेज लिखा है मतलब वाट के आधार पे होता है। फैराडे का नियम संबंधित है तो विद्युत अपघटन से। फैराडे के कई सारे नियम हैं जिनमें विद्युत अपघटन का नियम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आते हैं 340 नंबर, कि एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फ्यूज तार जो घरों में किसी भी उपकरण को बचाने के लिए लगाया जाता है, फ्यूज तार, इसमें क्या किसके लिए प्रयोग होता है? तो अत्यधिक धारा प्रवाह के लिए, समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। मतलब अचानक कभी विद्युत धारा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है तो हमारे उपकरण जो होते हैं जल सकते हैं, फूंक सकते हैं, तो इसके परिपथ को रोकने के लिए बीच में क्या करते हैं? फ्यूज लगा देते हैं। तो फ्यूज में जैसे ही धारा का मान बढ़ता है फ्यूज तुरंत पिघल जाता है और परिपथ क्या होता है? टूट जाता है, तो हमारे उपकरण बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। मतलब जल्दी से इसको पिघलना रहता है, मतलब एक लिमिट होती है कि इतने एम्पियर की धारा बढ़ती रहेगी तो इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही धारा उतने एम्पियर से बढ़ गई है तुरंत क्या होगा? पिघल जाएगा। तो यही होता है, इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा है। क्वेश्चन नंबर 342 में रखा है कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा का एक मिश्र धातु है। इस धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। पूछा गया कि विद्युत फ्यूज की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं, ये टिन और सीसा का एक मिश्र धातु है, टिन और सीसा का एक मिश्र धातु है। और उसके बाद क्या गया है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए और निम्न जो होना चाहिए गलनांक, मतलब पिघले बहुत जल्दी और प्रतिरोध क्या हो इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्योंकि जैसे ही हम लोग ज़्यादा करंट पास करेंगे प्रतिरोध की वजह से क्या होगा? ये गर्म होगा और गर्म होकर तुरंत जल्दी पिघल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 343, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन आंसर दिया गया कि इसका गलनांक निम्न होना। इसका गलनांक निम्न होना इसका एक कारण है, क्योंकि गलनांक निम्न होने के कारण जो होगा कि उपकरण घर के जो होंगे वो फूकेंगे नहीं, जैसे ही धारा तेज होगी और वो गल जाएगा, पिघल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340 पे आते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिन चीज़ों में मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो क्या होती है? धातु की विद्युत की सुचालक होती है। क्वेश्चन नंबर 345 दे रखा है कि अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, जिसका प्रतिरोध निम्न होगा वो उसके पास चालकता क्या होगी? अतिचालकता कहलाएगा वो। फिर दिया इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट अर्ग कार्य की इकाई है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट अगर पूछा जाए तो एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट कौन सी है? इलेक्ट्रिक विद्युत धारा का मात्रक जो होता है ये एम्पियर होता है, एम्पियर। ठीक बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है।
आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे हों समान विभव पर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है जब वे हों समान, मतलब बैटरी अगर है हमारे पास और बैटरी में कोई सर्किट हम बाहर लगा रहे हैं और इस सर्किट से अगर कोई भी चीज़ चल नहीं पा रही, बल्ब जलाया जला नहीं, पंखा चलाया चला नहीं, इसका मतलब इनमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो धारा ना प्रवाहित होने का कारण क्या है कि समान विभव, यहाँ पे विभव और यहाँ पे विभव जो है वो समान है। क्योंकि बच्चों जब पानी अगर बराबर जगह पे भरा होगा तो क्या बहेगा? नहीं बहेगा। इसी तरह आवेशित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अगर एक जगह पे होंगे दोनों में से किसी एक टर्मिनल पे तब वो चलेंगे, क्योंकि कम ज़्यादा है, इधर कम उधर ज़्यादा। लेकिन अगर दोनों टर्मिनल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वो चलेगी ही नहीं, मतलब ही नहीं है। पानी बराबर में रखा होगा तो कभी चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये इसका कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? ये बता चुके हैं, टंगस्टन का बना होता है। बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज़ आती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में प्रवेश तोड़ने, जब बल्ब को फोड़ते हैं तो बहुत तेज पक से आवाज़ आती है। ये आवाज़ आपने तोड़ के देखी होगी, बहुत सारे बच्चों ने तोड़ी होगी। आप नहीं तोड़ा है तो आज जाके तोड़ के देखना जाके कि जैसे ही आप बल्ब फोड़ोगे तो पक से आवाज़ आएगी। क्यों आती है? क्योंकि बल्ब के अंदर क्या होता है, निर्वात। निर्वात मतलब खाली जगह, और वो खाली जगह बाहर की हवा लेने के लिए तेज़ी से दौड़ती है और उसी वजह से थोड़ी सी उसमें क्या आती है, आवाज़ आती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसका टंगस्टन का तंतु लगा होता है उसका अपचयन ना हो, रिडक्शन ना हो। क्योंकि हवा के छोटे छोटे पार्टिकल से वो टंगस्टन 30,000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, तो उसके आसपास जो हवा होती है वो उससे क्रिया कर लेता है। क्रिया करके टंगस्टन का ऑक्साइड बना लेगा जो कि पिघल जाएगा बहुत जल्दी। तो तंत्र 1 सेकंड नहीं लगेगा, पिघल जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है, हवा है। हवा के अणुओं से क्रिया करता है, ऑक्साइड बनाता है और जो कि वो ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को रोकने के लिए। सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को रोकने के लिए। तो जो फ्यूज होता है, फ्यूज का तार इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी धारा हमारे पास अगर अचानक बढ़ जाती है तो वो रोकी कैसे जाए, जल्दी से जल्दी रुक जाए और उपकरण फूकने से बच जाए, तो इसी को बोला जाता है फ्यूज। 352 में दिया है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत का उसमें प्रभाव। फिर पहले ही बताया था कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन, फ्यूज तार, फ्यूज वायर किससे बनता है? तो टिन और शीशा। टिन और शीशा भी बताया था। टिन मतलब एसएन और शीशा मतलब पीबी। टिन और शीशा की मिश्र धातु से बनता है। पूछा गया, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई व्यवस्थित रहती है, अव्यवस्थित रहती है। चौड़ाई इधर उधर अव्यवस्थित रहेगी लेकिन लंबाई तो एक डायरेक्शन में है तो जल्दी बढ़ जाती है। क्वेश्चन दिया, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, लोलक की लंबाई का आवर्तकाल क्या होता है? धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब दोलन देर में करेगा घड़ी वाली सुई, जब दोलन बच्चों देर में करेगी तो टाइम भी देर में बजाएगी। तो इसीलिए घड़ी की सुइयाँ क्या होगी, गर्मियों के समय में सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? कोटर मतलब जैसे धातु की गेंद है और उसके अंदर कोई छिद्र है ऐसा। तो अब इसको जब गर्म किया जाएगा तो इस कोटर का मान क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। ये आपस में क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन दिया है 357, किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि पानी जो होगा जमने पर क्या होता है, फैलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों वाली पानी की पाइपें लाइनें फट जाती हैं, कारण यह है कि जल के आयतन का बढ़ जाना, जल के आयतन का बढ़ जाना, पानी के आयतन का बढ़ जाना, यह कारण होता है। 358 का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 359 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 359, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 259। क्वेश्चन दे रखा है कि दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? जब दो पटरियां जोड़ी जाती हैं बच्चों तो इसके बीच में छोटी सी जगह छोड़ दी जाती है। इसका कारण क्या होता है कि
प्रसार, क्योंकि धातु जब गर्म होती है, पटरी जब गर्म होती है तो इसमें प्रसार होता है, ये लंबाई बढ़ती है हल्की सी। और जाड़ों में जब सर्दियों में ठंडी होती है तो इसकी लंबाई क्या होती है, हल्की सी घट जाती है। तो उसके कारण ये छेद पहले ही छोड़ दिया जाता है कि जिससे अगर पटरी की लंबाई बढ़े हल्की तो एडजस्ट हो जाए यहाँ पर, नहीं तो फिर पटरी बेंड हो जाएगी, कहीं से उखड़ सकती है। इसके कारण क्या होता है, धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ती है, इसका कारण ये है। अगला क्वेश्चन आते हैं, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने वाला है, मतलब सतह पर कोई पानी झील है, उसमें का पानी बस जमने वाला है, तो झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा। तो जल अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा, तो -40 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। ये गलत दिया है यहाँ पे बच्चों, ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर जो होता है कि पानी जब जमने वाला है तो 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, बर्फ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्यों। इसका आंसर क्या होता है, क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती है। झील की तली, झील का जो नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे ये बर्फ नहीं रहता है, यहाँ पे पानी ही रहता है, बस इसका ऊपरी सतह जो होती है ये बर्फ बन जाती है, तो नीचे मछलियाँ क्या होती हैं, जीवित रहती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। बर्फ़ पर जब प्रेशर पड़ता है, दाब बढ़ाते हैं बर्फ़ पे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका घट जाता है और वो देर में पिघलेगी। अगला क्वेश्चन है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। तो गैसों में ज़्यादा प्रसार होता है, क्योंकि गैस को जैसे ही हम बच्चों खुला छोड़ देते हैं वो तुरंत फैल जाती है। तो गैस किसी भी चीज़ का खोल छोड़ देने पर, फ्री छोड़ देने पर उसका फैल जाना प्रसार कहलाता है। द्रव में क्या होता है, द्रव भी फैल जाता है, बह जाता है, लेकिन उतना नहीं, लेकिन गैस क्या होती है, उड़ जाती है, तो कहा जाता है गैस में प्रसार ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो इसका उत्तर होता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा नापा जाता है, जो भी दूर की चीज़ें हैं और हाई टेम्परेचर वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 365 दिया है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के रूप में, अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्यों। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि पारा जो होता है ये जल्दी जम जाता है, ठंडे प्रदेशों में पारा जम जाता है, जबकि अल्कोहल ये बहुत देर में जमता है। अल्कोहल का द्रवनांक जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, ये बहुत ही निम्नतम होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर होगा तब जाके अल्कोहल जमेगा, ऐसे नहीं जम पाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकपल ताग युग्मक अल्कोहल द्वारा क्यों बनाए जाते हैं। थर्मोकपल तापमापी जो होते हैं वो अल्कोहल द्वारा क्यों बनाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि अल्कोहल का जो है पारे से अधिक सस्ता होता है और इसका द्रव्यनांक भी क्या होता है, कम होता है, बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, सूर्य का ताप मापा जाता है। तो बच्चों पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है सूर्य का तापमान। क्वेश्चन नंबर 368 पे आते हैं, दिया है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। तो रैमफोर्ड। रैमफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, इन्होंने दिया था कि ऊष्मा के द्वारा ऊष्मा को हम लोग कार्य के रूप में बदल सकते हैं। इसका प्रमाण किसने दिया था, रैमफोर्ड ने दिया है। मानव शरीर का तापमान 60 फ़ारेनहाइट है होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा। तो 300 डिग्री केल्विन होगा, सेंटीग्रेड होगा, सेल्सियस होगा 337 डिग्री सेल्सियस बच्चों है। फ़ारेनहाइट अगर 60 फ़ारेनहाइट है तो ये कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन बच्चों मिसप्रिंट है थोड़ा सा, मैं इसको सही करके कराता हूँ कि क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर का तापमान 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा। तो ये बच्चों होगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका राइट आंसर होगा, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बच्चों क्या है, चांदी है, सिल्वर जो है। इसको हम लोग पिछले क्लास में भी बात किए थे कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी। लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि चांदी क्या होती है, महंगी होती है, इस कारण इसका यूज़ नहीं हो पाता है। इसके बाद किसका नंबर आता है बच्चों, कॉपर आता है। कॉपर का यूज़ हम लोग कर देते हैं क्योंकि कॉपर थोड़ा सस्ता पड़ता है और अवेलेबल भी ज़्यादा है, हर जगह आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है।
तो चांदी के बाद वैसे कॉपर का नंबर आता है, तो ज़्यादातर हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जितना अच्छा चालक होगा उतना ही विद्युत धारा हमको अच्छे से प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर 371 दिया है। क्वेश्चन नंबर 371 में क्या दे रखा था कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। ताप, किसी वस्तु का टेम्परेचर किसका सूचक है, तो उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का। कोई भी चीज़ है उसका अगर टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, जैसे कोई गैस का सिलेंडर है हमारे पास, तो गैस के सिलेंडर या गैस के कंटेनर का जो टेम्परेचर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इसके अंदर जो अणु भरे हुए हैं इनकी गतिज ऊर्जा क्या है। अगर गतिज ऊर्जा तेज होगी तो तेज़ी से सतह पे टकराएंगे तो इसका टेम्परेचर गर्म होगा। गतिज ऊर्जा कम होगी तो ये बहुत धीरे से टकराएंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचरण माध्यम से फैलती है। तो पूछा गया कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के माध्यम से आती है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा विकिरण के माध्यम से। ठीक है, ये दोस्तों विकिरण इसका पूरा राइट आंसर है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम से, किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है। तो इसका आंसर क्या है, विकिरण के माध्यम से आती है। अगला क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है बच्चों, 31 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल यही रहता है। पूछा गया है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। पूछा गया कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान जो होता है सेल्सियस पैमाने पर और फ़ारेनहाइट के पैमाने पर सेम होता है। तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। ये -40 और डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री का तापमान जो होता है -40 डिग्री सेल्सियस का हो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का हो, दोनों क्या होते हैं बच्चों, ये बराबर होते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है कि न्यूनतम संभव ताप क्या है। कि वह तापमान आज जो सबसे न्यूनतम संभव है, पॉसिबल है, वो 200 माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस इतना पॉसिबल टेम्परेचर है धरती पे। न्यूनतम सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा आगा है। अगला क्वेश्चन आता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई पदार्थ है अगर अच्छे से ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है तो वो अच्छे से अवशोषण भी करेगा। ये किसका नियम था बच्चों, किरचॉफ का नियम था। ठीक, किरचॉफ का नियम। तो इन्होंने बोला था कि अच्छे उत्सर्जक हमेशा अच्छे अवशोषक होते हैं। जो अच्छा उत्सर्जन करेगा वो अच्छा अवशोषण करेगा। अगला है थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है चालन, संवहन व विकिरण से। थर्मल फ्लास्क जो होता है हमारे पास थर्मस होता है जो पानी भरने के लिए यूज होता है। मिल्टन बोतल जो आती है या फिर वो कैम्फर आते हैं, इसमें पानी ठंडा भर देंगे तो ठंडा रहेगा, गर्म भर देंगे तो गर्म रहेगा। तो ये क्या करता है कि ऊष्मा को रोक के रखता है। कौन कौन सी ऊष्मा का जो संचार होता है वो 2-3 माध्यमों से होता है। जैसे चालन के द्वारा ऊष्मा का संचार, मतलब कि जैसे हमारे पास एक छड़ है, इसको एक सिरा गर्म करेंगे तो ऊष्मा धीरे धीरे दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी, ये भी सिरा हल्का हल्का गर्म होने लगेगा। संवहन क्या होता है दोस्तों, संवहन का मतलब होता है कि जैसे हम पानी गर्म करते हैं, तो पानी निचली तली पे ज़्यादा गर्म होगा पहले, क्योंकि गैस नीचे की ओर है। फिर ये नीचे तली वाला पानी धीरे धीरे ऊपर उठेगा और ऊपर वाले पानी को गर्म करता है। तो ये संवहन होता है, इस तरह से संवहन कहा जाता है। फिर आता है विकिरण। विकिरण क्या होता है, विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण मतलब क्या होता है कि जैसे बल्ब है हमारे पास, बल्ब का फिलामेंट जल रहा है और फिलामेंट से ऊष्मा निकल रही है, तो धीरे धीरे इसके चारों ओर जो टेम्परेचर ये बढ़ रहा है, फैल रहा है ताप, इसी को बोला जाता है विकिरण। ये क्या कर रहा है बच्चों, विकिरण फैला रहा है। अगला क्वेश्चन आता है कि थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा को हानि को रोकने के लिए। विकिरण द्वारा ऊष्मा की जो हानि होती है उसको रोकने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, आंतरिक दीवारों को चमकीला होता है ताकि विकिरण द्वारा ऊष्मा का लॉस ना हो। क्वेश्चन नंबर 379 दिया, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। जल का जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है बच्चों काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए पृथ्वी क्या है, थल है, समुद्र क्या है, जल है। तो थल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। कोई भी ठोस चीज़ हो अगर उसको हम हीट करेंगे तो जल्दी हीट हो जाएगी,
ठंडा करेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाती है, लेकिन पानी में ऐसा नहीं होता है कि पानी होगा देर में गर्म होगा और देर में ठंडा होगा। सुबह दोपहर हो जाती है, 1-2 बज जाता है समुद्र का, तब पानी पूरा गर्म हो जाता है। इसी तरह रात में 8-9-10 बजे तक वो गर्म रहता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी में रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है बच्चों? अधिक होती है, क्योंकि ये देर में ठंडा होता है और देर में गर्म होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस के बारे में दे रखा है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो होगा बच्चों 140। ये फार्मूला आता है, इस फार्मूले पे आप लोग निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम क्या होता है और डिग्री को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। तो सिंपल सा एक फार्मूला यूज होता है, उसका हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 381। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका बच्चों एक फार्मूला होता है कि फ़ारेनहाइट में जब हम लोग चेंज करते हैं तो फ़ारेनहाइट को करते हैं 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो इससे हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर सेल्सियस दिया था 60 डिग्री, ये 600 नहीं बच्चों, 60 डिग्री है। ये दिया है 60 डिग्री, तो 9/5 इंटू 60 प्लस 32। अब 5 से ये डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, और 12×9 108 होता है, और प्लस में 32 है, तो ये ऐड करने के बाद बच्चों आएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये यहाँ पे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ना कि 1400 है, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। इस पे देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन दिया, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो बच्चों 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको अगर हमको सेल्सियस में पूछ लेता है तो इसको सेल्सियस में सीधा सा कन्वर्ट करते हैं कि फ़ारेनहाइट दे रखा है 9/5 इंटू सेल्सियस और प्लस में 32। तो 32 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा 66 इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। तो 66 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में 9 से डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। लगभग 37-38 के आसपास आएगा डिग्री सेल्सियस में। अगला क्वेश्चन आता है 383। दिया गया है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो वो थैले होते हैं जिनको हम लोग ठंडी से बचने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग उसका यूज़ करते हैं। तो मतलब थैलों में पानी का यूज़ क्यों किया जाता है? तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, देर में ठंडा होगा और देर में गर्म होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? धातु की चायदानी मतलब जिसमें हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है। चायदानियों में जो होता है धातु लकड़ी के हैंडल क्यों लगते हैं? क्योंकि लकड़ी के हैंडल गर्म नहीं होते हैं। अगर उसको तुम लोग क्या करेंगे, गैस पे गर्म करेंगे, तो अगर लोहे का हैंडल लगा है तो इसमें ऊष्मा आ जाएगी, ये भी गर्म हो जाएगा। तो इस पर लकड़ी का हैंडल लगा देते हैं, जिससे लकड़ी ऊष्मा का कुछ अलग होती है, तो ये गर्म नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आता है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? अचानक ही गिलास विस्तारित होता है। मतलब कि कांच के गिलास में अगर बहुत गर्म पानी डाल दोगे तो कांच गर्म होगा। गर्म होने के बाद हर एक चीज़ क्या होती है? प्रसार होता है, उसमें प्रसार होने की वजह से कांच क्या होता है? टूट जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस दिया है, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व क्या होगा? अधिकतम होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग लेकर सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त किरणें। तो सूर्य की अवरक्त जो किरणें होती हैं ये क्या करती हैं? कुकर को गर्म करती हैं, सोलर कुकर में। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? शीतकाल मतलब ठंडियों में कपड़े हमको गर्म रखते हैं क्यों? क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं।
कपड़े गर्म इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि बॉडी की जो हीट है इसको बाहर जाने से रोका जा सके, और वो बॉडी की हीट हमारे शरीर को क्या होती है, गर्म बनाए रखती है। यह पानी कब उबलता है, क्वेश्चन अगला है कि पानी कब उबलता है। तो जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो। तो जब जल का जो ताप होता है, दाब, वाष्प दाब, ऊपरी सतह का वाष्प दाब, ये वातावरणीय दाब के जब बराबर हो जाता है तो पानी क्या होता है, उबलने लगता है। क्वेश्चन है द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है। तो अभी बताया था द्रव को गर्म करते हैं, गैस को गर्म करते हैं तो संवहन के द्वारा। किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका एक तली में वाला द्रव पहले गर्म होता है, फिर ये द्रव उसमें चलने लगता है, पूरे बर्तन में द्रव चलेगा, तो ये क्रिया संवहन कहलाती है। इसी तरह गैस में भी होता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या बचा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। कि पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर पानी गिलास पर जो तल होगा वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, संवहन, अणुओं के द्वारा। अभी जैसे हमने पीछे बताया संवहन। क्वेश्चन दिया है कि दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे बच्चों प्रेशर कुकर में क्या होता है कि उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, इसीलिए जो पानी का क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जल जैसे अभी 100 डिग्री पे उबल रहा था, बॉयल हो रहा था, लेकिन अब 102 103 पे बॉयल होगा। तो पानी बिना उबले ज़्यादा गर्म हो पाएगा, ज़्यादा गर्म हो पाएगा, ज़्यादा हीट हो पाएगा अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो। अगला क्वेश्चन आता है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। अगर उबलते हुए जल में हम लोग डालते हैं हाथ और भाप में डालते हैं तो भाप में ज़्यादा जलता है। इसका कारण क्या होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जो काफ़ी हीट होती है, काफ़ी गर्म होती है, उसकी वजह से जल जाता है। अगला क्वेश्चन है बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर संपर्क बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। जब दबाते हैं बर्फ़ के दो टुकड़े को तो बीच का जो उनका बैरियर होता है, पॉइंट होता है, बीच का पार्ट, ये वाला तो ये वाला क्या होता है, यहाँ पे गलनांक घट जाता है, घटने की वजह से ये चिपक जाता है आपस में। अगला क्वेश्चन है काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। सफ़ेद कपड़े, काले वस्त्र के मुकाबले सफ़ेद कपड़े क्यों ठंडे होते हैं। इसका कारण है उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। जैसे हम लोग सफ़ेद कपड़े पहन के गर्मियों के मौसम में बाहर निकलते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है हमारे कपड़ों पर और वापस लौट जाता है। वाइट जो चीज़ होती है, कमरे या घर की दीवारें हैं वाइट पोती गई हैं, तो वहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश जितना आएगा वो सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन ब्लैक में क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ब्लैक अगर पहनेंगे तो हमको सर्दियों में ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को अंदर कर देता है, तो हमारी गर्मी बनी रहती है। तो ये रीज़न जान लीजिए आपकी गर्मियों में क्या होगा, सफ़ेद कपड़े पहनोगे तो ज़्यादा ठंडी लगेगी, और जाड़ों में पहनोगे सफ़ेद कपड़े, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनोगे तो आराम रहेगा, गर्मी कम लगेगी। जाड़ों में अगर काले पहनोगे तो आसान रहेगा, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी वस्त्र क्या होते हैं, शरीर के तापमान को बाहर नहीं जाने देते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको उसी में अंदर ही बनाए रखते हैं, उसकी वजह से वो हमको गर्म महसूस कराते हैं। अगला क्वेश्चन है बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र क्या है बच्चों, बोलोमीटर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 399। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों। क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा अच्छा चालक है। अभी बताया था कि जो भी ठोस चीज़ें होती हैं, ज़्यादा ठोस चीज़ें होती हैं, वो जल्दी टेम्परेचर अब्जॉर्ब करती हैं। तो लोहा लकड़ी में क्या है, लकड़ी हल्की है और उसमें ऊष्मा का चालन भी नहीं होता है, लोहे में ऊष्मा का चालन होता है। तो लोहा जो होगा टेम्परेचर या ठंडा हो या टेम्परेचर गर्म हो, ठंडाएगा तो बहुत ठंडा होगा, अगर गर्म होगा तो भी ज़्यादा गर्म होगा। मान लो कि दोपहर के समय लकड़ी का टुकड़ा और लोहे के टुकड़े को छूने के लिए बोला जाए
तो लोहे का टुकड़ा ज़्यादा गर्म होगा और लकड़ी का टुकड़ा कम गर्म होगा, क्योंकि लोहा क्या है, अच्छा सुचालक है और लकड़ी कुचालक है, इसमें कोई भी हीट का प्रवाह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 400 नंबर। 400 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं, जल्दी ही थोड़े क्वेश्चन और देख लेते हैं। 400 क्वेश्चन, 400 नंबर कि कड़े जाड़ों में झील की सतह पर हिम स्थित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? यह कारण है कि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है। मतलब नीचे का टेम्परेचर जो होता है, नीचे के पानी का टेम्परेचर वो ज़्यादा सघन होता है और उसका टेम्परेचर कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री पे पानी जो है बर्फ़ नहीं बनता है, लेकिन पानी पानी रहेगा, और ऊपर वाला टेम्परेचर, ऊपर वाली सतह का टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, तो ये बर्फ़ बन जाता है। नीचे वाला 4 डिग्री पे पड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होता है वो द्रवणांक कहलाता है, गलनांक उसका कहते हैं, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये होता है मेल्टिंग पॉइंट, द्रवणांक होता है मतलब गलनांक होता है कि गलने लगता है जिस टेम्परेचर पर। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है, तो उसका गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वो क्या कहलाता है? वो बच्चों क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट इसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? जल का आयतन बच्चों क्या होगा? जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा? बढ़ेगा। 0 से 4 डिग्री तक क्या होगा? घटेगा, और उसके बाद क्या होगा? बढ़ने लगेगा। 0 से 4 से 6 के बाद क्या होगा? बढ़ेगा। फिर रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट्स का क्या कार्य है? थर्मोस्टेट मतलब जो ऊष्मा का आदान प्रदान बाहर, मतलब वायुमंडल, वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान करने से रोकते हैं। तो इनका कारण, इनका क्या यूज होता है? तो एक समान ताप बनाए रखना, कि रेफ्रिजरेटर में जो भी टेम्परेचर है उसको एक समान बनाए रखना, वो क्या होता है? थर्मोस्टेट, मतलब एक समान ताप बनाए रखना। ये हमारे 404 क्वेश्चन होते हैं। अगले क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। अभी काफ़ी क्वेश्चन हैं और हम लोग साथ में अच्छे से अच्छे सारे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ के 100 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट होते हैं, ये पार्ट 4 है, इसको अब अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। और बस आप लोगों का जो वाचिंग व्यू, लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर है, यही बहुत हम लोगों का सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये अपने छोटे बड़े भाई बहनों में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अदर भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, किसी भी छोटे से छोटे एग्ज़ाम, बड़े से बड़े एग्ज़ाम के लिए यूज़ होने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।